नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए क्योंकि जो आप लोग की एसएससी की वैकेंसी निकाली गई है सिलेक्शन पोस्ट की, उसके फॉर्म को सर हम कैसे फिल करें, तो मैं आप लोग की सारी प्रॉब्लम जो है यहां पर शॉर्ट करने के लिए आ चुका हूं। एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग मिलकर के इस क्लास को, इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि फॉर्म भरने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आप लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर आपका फॉर्म बहुत अच्छे से भरा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेक्शन पोस्ट की डिटेल्स को। पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर नजर मार लेते हैं, फिर हम लोग बाकी चीजों को आगे तरफ लेकर चलेंगे। देखिए, जब मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूं तो 2 जून से आप लोगों का फॉर्म 23 जून तक भरा जाएगा। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा मेरे शेरों, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट है, या कोई भी दिक्कत आ जाए, सर्वर पे लोड ज्यादा आ जाए, किसी प्रकार से आप फॉर्म ना भर पाओ, बाद में दुख हो, इसलिए पहले से ही भर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती करते हो तो उसके लिए आपको 28 जून से लेकर 30 जून के बीच का समय मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम है वो कब होगा, तो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में कंडक्ट होने वाला है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप इस पर फोन कर लीजिएगा एसएससी को, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम चलते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह भी है कि यहां पर बेटा 10वीं पास जितने भी हमारे छात्र होंगे वो फॉर्म अलग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने 12वीं पास वाले छात्र हैं वो फॉर्म अलग भरेंगे, और जितने हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो फॉर्म अलग भरेंगे। तो इसलिए यहां पर आपको कम से कम 3 फॉर्म भरने होंगे जो ग्रेजुएशन वाले होंगे, और जितने 12वीं वाले होंगे उनको 2 फॉर्म भरने होंगे, जितने 10वीं वाले हैं उनको 1 फॉर्म भरना पड़ेगा। यहां की बात समझ गए, ठीक है। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in। इस पर जैसे आप पहुंचोगे, यहां राइट साइड में देखो एक ऑप्शन आएगा लॉग इन और रजिस्टर करके, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कर रखा है तो बढ़िया है आपके लिए। अगर नहीं किया है तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यानी रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और यहां से आपको क्या करना है बेटा, OTR करना है। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके, ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना, आप लॉगिन हो जाओगे। मैं न्यू रजिस्टर पे लेकर चलता हूं, मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब यहां पर आ जाओ, अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, जब आप OTR करने जाओगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार कर लोगे, फिर एसएससी का कोई भी फॉर्म आ जाए, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, चाहे जीडी, आपको OTR नहीं करना है, आप सीधे फॉर्म भरोगे। यानी एसएससी के जो फॉर्म है, एसएससी का जो फॉर्म आता है बेटा, एसएससी का जो भी फॉर्म आता है उसके 2 स्टेप्स हैं, उसके 2 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा, स्टेप फर्स्ट क्या है, और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट है आप लोग का OTR, और स्टेप सेकंड होता है उस वैकेंसी का फॉर्म। तो पहले मैं आप लोग को स्टेप फर्स्ट बताता हूं OTR कैसे करते हैं, OTR में क्या क्या चीजें देनी है बेटा, और उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्म की तरफ लेकर चलूंगा, ठीक है। तो OTR करते हो तो आप लोग को क्या क्या डिटेल देनी है बेटा, तो पर्सनल डिटेल भरनी है, पासवर्ड क्रिएशन। सर ये पासवर्ड कैसा होता है, हाँ, और इसको बेटा मैं बताऊं, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अपने पास कहीं सेव कर लेना। तो ये जो पासवर्ड क्रिएशन की बात होती है, इसमें जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लेटर कैपिटल होगा, जैसे VINAY मैंने विनय बोल दिया, और @123 मैंने बोल दिया। इसका मतलब एक लेटर कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो, @123। कुछ इसी टाइप का बना लेना जो हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अभी मैं आपको सब पूरा फॉर्म का प्रोसेस दिखा दूंगा, सब समझ जाओगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आप लोग का एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आप लोग को। जैसे यहां आप कंटिन्यू करेंगे तो जो मैंने आपको 4 डिटेल बताई हैं वो है। मैं आपको फर्स्ट वाली डिटेल की तरफ लेकर चलता हूं। आपसे वो आधार नंबर मांगेगा, तो आधार नंबर 12 डिजिट का होता है बेटा। मान लो मैंने 12 डिजिट का कोई नंबर लिख दिया, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वो वेरीफाई करना पड़ेगा सेम चीज। तो कोई भी मतलब ऐसे आप लोग, तो आपके पास OTP जाएगा, सपोज मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितने हो गए
3 3 6 2 8, हाँ 9 10 11 12 13। तो ऐसे यहां पे कर दो 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 हो गया। अब उसके बाद यहां आई हैव करके देखो 456 456 सेम आ गया। अब आपको जनरेट ओटीपी कर देना है, क्योंकि आधार नंबर सही नहीं इसलिए ऐसा लिख के आया है, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी डाला है। तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा और आप लोग ये आधार वाला प्रोसेस जरूर पूरा कर लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद जब ये ओटीपी वाला काम हो जाए तो ओटीपी डाल देना, खत्म काम। उसके बाद अपना नाम भरिएगा, ठीक है, और फिर अपना नाम दोबारा भरेंगे। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है तो नो पे ही क्लिक रहने देना, तो इसमें भरना नहीं होगा। फिर जेंडर सेलेक्ट करोगे 2 बार, फिर इसका डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी डिटेल जो आपने 10वीं के मार्कशीट में है हूबहू होनी चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम 2 बार भरना होगा। फिर मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशनल बोर्ड, यानी किस जगह से आपने 10वीं पास किया है, हाई स्कूल मतलब यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, सीबीएसई से, आईएससी से, आईसीएससी से। उसके बाद रोल नंबर डालना है, वेरीफाई करना है किस साल में पास हुए हो, आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल है, इंटर है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, जो भी है यहां सेलेक्ट कर लेना। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेटा ये तब तक के लिए आपके पास होनी चाहिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है। नोट करके यहां देखो लिखा हुआ है, जैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालोगे ना तो यहां पर आपका एक ओटीपी का कॉलम आ जाएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज मान लो मैंने यहां पर नंबर डाल दिया 98765432 और उसके बाद 9। जैसे हमने देखो 10 अंक का डाला, देखो सेंड ओटीपी आ गया। ईमेल आईडी में जैसे मान लो मैं बोल दूं vinay@gmail.com, मैंने मान लो ऐसे डाल दिया कि ईमेल आईडी। तो जैसे मैं ईमेल आईडी के बाहर ऐसे, हाँ एक सेकेंड, @ था तभी मैं कहूं 2 आ गया, शिफ्ट करके @ तो देखो आ गया ना ओटीपी सेंड करने का। तो सेंड ओटीपी करके आपको इसे वेरीफाई करना होगा, और ओटीपी तभी आएगा जब आपके पास ये मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होगा तभी, ठीक है। तो ये कम से कम कर लेना, और ओटीपी सेंड कर दोगे। जैसे ओटीपी सेंड किया मैं, देखो ओटीपी चला गया, सेंड ओटीपी कर दूंगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाएगा, दोनों ओटीपी डाल करके फिर सेव नेक्स्ट कर देना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे आप आगे बढ़ जाओगे उसके बाद आपसे ये क्या पूछेगा, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपसे ये क्या पूछेगा उसको सुन लो। इसके बाद वो आपसे पासवर्ड क्रिएट करने की बात कहेगा। पासवर्ड क्रिएट करना मैंने आपको सिखा दिया है कैसे पासवर्ड डालना है। फिर आपसे वो ये पूछेगा आपका एड्रेस क्या है, वो आपसे एड्रेस आपका पूछेगा और आपने क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन आएगा। जैसे आप डिक्लेरेशन में खाली ऐसे चेक करना होगा, एक चेक बॉक्स आएगा, उसे चेक करके सेव नेक्स्ट कर देना है। क्या कर देना है, सेव नेक्स्ट। जैसे आप ये प्रोसेस करोगे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर कंप्लीट होते ही आप लोगों को एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस पासवर्ड से आपको वापस से एसएससी की वेबसाइट पे आना है और यहां लॉग इन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल और मेल आईडी पे गया है वो, और जो पासवर्ड आपने बनाया वो, और कैप्चा कोड डाल के आपको लॉग इन कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन करोगे अब आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया में मैं अगर आपको लेकर चलूं तो बेटा आप जो नोटिफिकेशन आया है सिलेक्शन पोस्ट का, उसके पेज नंबर 53 पे आ जाइएगा। किस पे आ जाएंगे मेरे दोस्तों, पेज नंबर 53 पे आ जाएंगे। आगे जैसे आप यहां पर पहुंचेंगे देखो क्या क्या आएगा। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में अब ये पर्सनल डिटेल्स और ये सब भरना नहीं है, ये सब देखो डार्क डार्क कलर का ग्रे में दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो हैं ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था ओटीआर। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ये सारी चीजें भरी हुई हैं। भरना कहां से शुरू करना है, यस यहां से, ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो आपसे पूछा क्या एक्स सर्विसमैन हो, तो आप लोग भैया नो हो। जो यस होगा वो यस कर देगा यहां पर। ठीक है, जो यस होगा वो यस कर देगा। आगे देखते हैं, अगर यस होगा तो आपको उनकी डिटेल भरनी पड़ेगी एक्स सर्विसमैन की। उसके बाद क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 20 नंबर पे ये ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो कर देना। फिर सेव नेक्स्ट पे आप आगे क्लिक करोगे तो 21 नंबर कॉलम में क्या आने वाला है देखो। तो 21 नंबर कॉलम में अब आपसे पूछेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 में क्या
प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर्स। देखो आपको 3 एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस भरने का मौका मिलता है। सपोज आप यूपी से फॉर्म भरने वाले हो तो 3 जगह, जैसे मान लो आपने पहला लखनऊ दे दिया, दूसरा मान लो इलाहाबाद या प्रयागराज दे दिया, हाँ, और तीसरा मैंने दूसरा कानपुर दे दिया और तीसरा प्रयागराज दे दिया। तो मान लो जो भी है आपको 3 सेंटर यहां पर सिलेक्ट करने होंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आपसे पूछा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है आपको, तो अगर यस है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना यहां पर। हाँ, मैं आपको अभी सब बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा सुन लो। कुछ बच्चों को स्क्राइब चाहिए होते हैं, तो क्या आप लोग को स्क्राइब पेपर में चाहिए? अगर चाहिए तो यस कर के उसके लिए अभी से रिक्वायरमेंट जनरेट करनी होती है। फिर सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप लोग पहुंचेंगे कहां पर? पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स पर। अब ये आप लोग के लिए मेन है। अब यहां पर जैसे आप पहुंचोगे कॉलम नंबर 23 पर, पोस्ट रिलेटेड डिटेल पर, अब मेरी बात को ध्यान समझना। बोला है रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यानी किस रीजन की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। सपोज आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हो तो डैम श्योर है आप चाहोगे सर मैं सीआर रीजन, जो हमारा सेंट्रल रीजन है, उसके लिए अप्लाई करूं। तो देखो बेटा, जो मैं पेज नंबर बोल रहा हूं नोटिफिकेशन के, वो पेज नंबर अपने पास नोट रखिए। आपको जाना है पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 78 से जहां पर ये डिटेल मिलेंगी। अब जैसे ये देखो, रीजन की जब बात कर रहा है तो रीजन ये लिखे होंगे सब में, सी आर है, फिर ई आर है, फिर डब्ल्यू आर है, ऐसे लिखा होगा। तो पहला कॉलम किस रीजन के लिए बिलोंग करना चाहते हो, तो आपका यहां पर आ गया सी आर रीजन। फिर पोस्ट कोड, जब हम पोस्ट कोड की बात करते हैं तो देखो ये जो पोस्ट कैटेगरी नंबर लिखा है ये पोस्ट कोड हो गया आपका। फिर आपसे बोला है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज मान लो मैंने कैंटीन अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है तो कैंटीन अटेंडेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद लेवल ऑफ पोस्ट, तो लेवल ऑफ पोस्ट में क्या आएगा बेटा कि किस लेवल की है, मतलब हाई स्कूल वाली है, इंटर वाली है, या ग्रेजुएशन या अबव वाली है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये डिटेल आपको हर पोस्ट की, आप जिस रीजन से अप्लाई करना चाहते हो उसको डिटेल में देख करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलेगा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी वो भर देना आप लोग का, ठीक है। उसके बाद डू यू पजेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो इसको यस कर देना, ठीक है। क्या आपके पास किसी पोस्ट पर अगर एक्सपीरियंस मांगा गया तो एक्सपीरियंस है, यस है तो यस कर देना, नो है तो नो कर देना। अगर यस करोगे तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है किस जगह का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या डेजिग्नेशन थी आपकी, किस प्रकार का आपका काम था, कब से कब तक आपने नौकरी की है, तो वो डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। यहाँ पर वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे जितने हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनकी जब अपन बात करते हैं देखो जो ये आपका ऑप्शन नंबर 29 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से भरिएगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, इसका मतलब क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए, उसके बाद एससी कैटेगरी, उसके बाद एसटी कैटेगरी। अगर आप यस करोगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट लोड करना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। समझ में आ रही बात। और ईडब्ल्यूएस वाले, क्या ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन तो उनको मिलता नहीं, उनको तो कोटा मिलता है, ठीक है। फिर आप स्किल टेस्ट, जैसे कुछ पोस्ट पर टाइपिंग होगी बाद में, वैसे यहां पर एक एग्जाम मैक्सिमम में, एक ही एग्जाम में, बट अगर किसी पोस्ट पर टाइपिंग है तो आपको उसके लिए टाइपिंग देनी है, तो वो किस लैंग्वेज में देनी है, इंग्लिश में या हिंदी में, वो सिलेक्ट करना होगा। फिर सेव नेक्स्ट कर दोगे। जैसे सेव नेक्स्ट करोगे अब आप लोग का फॉर्म जो है लगभग खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि अब आपका आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, केवल फोटो है बेटा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फोटो जहां भी खींचना है तो पहली चीज तो बिना चश्मे की फोटो होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा, बिना फोटो की होनी चाहिए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि कैसी फोटो एक्सेप्ट की जाएगी। यहां पर कैसी फोटो जो है एक्सेप्ट की जाएगी, ये देखो, ये फोटो आपकी सही है, यहां एक्सेप्ट की जाएगी, जो बिल्कुल ऐसे फ्रेम में हो। बाकी अगर ऐसी कोई फोटो ऐसी ये सब रिजेक्टेड होंगी बेटा। ऐसे चश्मा लगा के गुंडई मत कर लेना, ठीक है, टोपी लगा के, ये सब गलत, ये सब रिजेक्ट होगा। अब देखो आपको करना क्या है, चूंकि इस बार या पिछली बार से एसएससी ने ये कर दिया था, ये देखो कैप्चर लाइव फोटो। इसका मतलब जैसे ही आप फॉर्म भरने जाओगे आपका जो वेबकैम होगा वो तुरंत ऐसे ऑन हो जाएगा, आपको डायरेक्टली वेबकैम में देखना है और बिना चश्मा लगाए आपके दोनों कान, आंख, नाक बिल्कुल, आई साइड बिल्कुल कैमरे में ऐसे होनी चाहिए।
और आप लोग जाकर के तब अपनी फोटो अगर अपलोड करोगे ना, वो लाइव कैप्चर आपकी फोटो होगी। और एसएससी ने अपनी एक ऐप बनाई है, जब आप फॉर्म भरोगे तो ये जो क्यूआर आ रहा है, इसको जैसे आप स्कैन करोगे एसएससी की ऐप डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, और आप उस ऐप की हेल्प से भी अपनी लाइव कैप्चर कर सकते हो अपनी फोटोग्राफ। ठीक है, उसके बाद इसे अपडेट कर देंगे। जैसे आप अपडेट करेंगे, दूसरा कॉलम आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर की जब अपन बात करते हैं तो सिग्नेचर में एक व्हाइट पेज लीजिएगा बेटा, और उसमें ब्लैक पेन से सिग्नेचर करिएगा। किससे करिएगा बेटा? ब्लैक पेन से, क्योंकि मेन गलती यहां पर होती है। फिर आप सेव और नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आप लोग का जो फॉर्म है वो पूरा हो चुका है, बस अब आप लोग का आएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू में क्या होता है बेटा, जो आपने पूरा फॉर्म भरा है वो एक बार ऐसे खुल के आ जाएगा। आपको हर पॉइंट चेक कर लेने, हर पॉइंट चेक कर लोगे, उसके बाद आप बढ़िया तरीके से इसको क्या कर लोगे, फॉर्म को बस देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं किसी कॉलम में। अब उसके बाद लास्ट आता है बेटा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हाँ भैया हमने जितने इंफॉर्मेशन दी है, देखो ऐसे फोटो सिग्नेचर सब वहां दिखने लगेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये हो जाए, प्रीव्यू कर लो, तो यहां सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और अगर एडिट करना है तो गो बैक का, तो सेव नेक्स्ट कर देना। अब ये है डिक्लेरेशन पेज। डिक्लेरेशन पेज का मतलब ये होता है, वो ये कहते हैं कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है वो हमारे संज्ञान में बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर गलत पाई जाती है इंफॉर्मेशन तो आप मेरा वहीं पे कैंडिडेचर कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए एग्री पे क्लिक करके ये कैप्चा कोड डालेंगे और आप सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। देखिए बेटा, जैसे आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि सर क्या हम यहां पर एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं? तो पहला सवाल देखिए, यहां जो वैकेंसी है वो 10वीं पास के लिए अलग है, 12वीं पास के लिए अलग है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग है। इसका मतलब जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है तो वो 3 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट 12th पास है तो वो 2 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, और अगर केवल कोई 10th पास है वो केवल 1 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि 10वीं वाला केवल 1 फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएशन वाले तीनों फॉर्म भर सकता है, हाँ, और 12th पास वाले की जब हम बात करते हैं तो वो 2 फॉर्म भर सकता है। कौन कौन सा? 10th और 12th का। अब सुनिए, आप एक फॉर्म एक ही रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक फॉर्म 10th के लिए मान लो सेंट्रल रीजन से अप्लाई कर दिया है, और दूसरा फॉर्म अगर आप भरना चाहते हो तो हो सकता है वो किसी और रीजन से भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन वाला भी सेंट्रल रीजन से ही भरना होगा। तो आप किसी और रीजन से अगर भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक सेंट्रल रीजन से भरा, एक ईस्टर्न रीजन से भरा और एक वेस्टर्न रीजन से भरा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और एक जरूरी बात यहां पर मैं और ऐड कर दूं, तीनों के लिए आपके 3 एग्जाम कंडक्ट होंगे, यानी 3 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होंगे। 10th वाले के लिए अलग होगा, 12th वाले के लिए अलग होगा, और ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा। इसलिए आप ये समझ के रहना कि मल्टीपल फॉर्म भरने हैं तो मल्टीपल एग्जाम भी देने होंगे। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में एक बात आती है कि सर तैयारी कहां से करें, क्योंकि सर एग्जाम तो सर 24 जुलाई से होने वाला है। तो अगर आप लोग को पता है कि एग्जामिनेशन की डेट आपके सामने है भाई साहब, आपके पास समय है ही नहीं, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो आपकी तैयारी जल्दी से कैसे हो सके, तो बेटा उसके लिए आपको करना क्या है, आपको adda247.com पे चले जाना है। यहां पर एक बैच है बेटा जो हमने 22 तारीख को स्टार्ट कर दिया था, 22 मई को। कोई नया बैच नहीं है, इसमें 8-10 दिन की क्लास हो चुकी है। तो आप यहां ऑल कोर्सेस एसएससी, और ये रहा देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। जैसे आप यहां पहुंचोगे ये बैच है, ये बैच बेटा 22 मई से ही स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूं 3-4 जो हैं टॉपिक्स हो चुके होंगे हर सब्जेक्ट के। तो यहां पर आप जाना मोर ऑफर्स में, यहां जा करके आप डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y461, यही डिस्काउंट कोड लगाना है बेटा और अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे देखो आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। तो बेटा इस बैच से आप लोग, चाहे आप 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, चाहे आप 12th वाले के लिए अप्लाई करो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, और चाहे आप ग्रेजुएशन वाले के लिए तैयारी करो उसकी भी, समझ गए, सभी की तैयारी यहां से हो जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके अब इस पूरी वीडियो को देख के, क्योंकि मैंने एक एक कॉलम कैसे फिल करना है बता दिया है, और आप लोग इस बैच से ज्वाइन करके अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर अभी भी कोई डाउट रह गया ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ सर जी, फॉर्म में फेस ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम दिखा रहा है। बेटा इसका मतलब जैसे देखो मैं सुंदर सा दिख रहा हूं ना,
जहां भी आप फोटो खींच रहे हो, लाइव कैप्चर कर रहे हो, वहां पर खूब सुंदरता ऐसे होनी चाहिए, खूब रोशनी होगी तो ही फोटो कैप्चर होगी वहां पर, ठीक है। 10th लेवल पे ओनली 1 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट 10th लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते। 12th एंड ग्रेजुएशन में सेम, ओनली 1 पोस्ट पर। तो देखो बेटा, आप एक चीज बताओ, आप 10th लेवल की ही 10 पोस्ट को थोड़ी ना अलग से फॉर्म भर रहे होगे। 10 पोस्ट भरने का मतलब 10 अलग अलग फॉर्म की फीस 1000 रुपए। तो भैया सबसे ज्यादा पोस्ट, जैसे मैं आपको देखो बता देता हूं, जैसे मान लो इधर देखो, सपोज मान लो हम इस पर गए, जैसे ये मान लो इसमें एक पोस्ट है जिसमें 114 वैकेंसी, जैसे ये सपोज कोई सेंट्रल डिवीजन वाला बच्चा है जो जूनियर इंजीनियर, हाँ, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेगा, ठीक है ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES की बात करेगा, 18 से 25 साल एज है, लेवल 6 की सैलरी है, 12वीं पास मांगा गया है और टोटल वैकेंसी कितनी 114। तो बट ऑब्वियस है ना, वो यहां से अप्लाई करेगा, हो गया, सिंपल है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रह जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट करिएगा। बाकी उम्मीद करता हूं मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया आप लोग को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।